वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इंटेंस रिवीजन की बच्चों आज नेक्स्ट क्लास आपके सामने करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करने हैं। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स जो हैं आपकी डीएफपीआर रूल्स, वो डिस्कस करेंगे आपके साथ में। बाकी और क्वेश्चंस होंगे जो डिफरेंट आपको सीसीएस रूल से, एडमिनिस्ट्रेशन से और अलग अलग जो टॉपिक हैं पोस्ट डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस के, उससे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्लास आपको स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट मैसेज है जो हर क्लास में आपके लिए होता है कि इंटेंस रिवीजन है आपका, ये थ्रू आउट द सिलेबस जो आपने अभी तक पढ़ा है उसके अंदर से ही क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं। तो फोकस्ड होकर आपने क्वेश्चंस देखने हैं, आंसर देने की कोशिश करनी है। तो बच्चों, अगर आंसर नहीं पता है तो आंसर भी हम आपके साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने है वो है, वेयर प्रोक्योरमेंट फॉर्म पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ए पीआईबी, एएफसी या कैबिनेट फाइनेंशियल लिमिट आर गवर्न्ड बाय। तो बेसिक सी बात है, आपने एक ही पॉइंट याद रखना है। अगर फाइनेंशियल लिमिट की बात की जाएगी तो फाइनेंशियल की जो कंपिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ हैं उनका डिसीजन, उनके अप्रूवल ही फाइनल होता है। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर्स कौन देखता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है, इसलिए अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री इज मैंडेटरी। ठीक है, इनके प्रोक्योरमेंट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है फुल पावर फॉर इनकरिंग। इसका क्या मतलब है? रेवेन्यू से या कैपिटल एक्सपेंडिचर का। ठीक है, रेवेन्यू का या कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो भी इनकर्स होने हैं, खर्चे होने हैं, वो कौन देखते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देखती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही पूरी पावर्स होती हैं इसके मामले में। ठीक है, और देखो एक चीज़ हमने आपको बताई थी कि ऐसी डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स जिसमें किसी का नाम मेंशन नहीं है, तो उसकी डेलीगेशन किसको जाएगी? सीधी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएगी, मिनिस्ट्री को जाएगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, अ डिपार्टमेंट में कन्फर पावर ऑन एन एडमिनिस्ट्रेटर और एचओडी। बताइए, अ डिपार्टमेंट में कन्फर पावर ऑन एन एडमिनिस्ट्रेटर और एचओडी इन कंसल्टेशन विद द इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट है, अगर पावर्स की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, एचओडी को देने की बात करते हैं, तो किसके कंसल्टेशन में देना है? फाइनेंशियल एडवाइजर के कंसल्टेशन में देना है। विच रूल कांट बी रीडेलीगेटेड बाई अ डिपार्टमेंट। बताइए कौन सा जो रूल है वो ये कहता है कि इन चीज़ों को रीडेलीगेट नहीं किया जा सकता किसी डिपार्टमेंट के द्वारा। तो रीअप्रोप्रिएशन को रीडेलीगेटेड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो विच रूल कांट बी रीडेलीगेटेड? रूल नंबर 10 इज कांट बी रीडेलीगेटेड। इट मीन्स रीअप्रोप्रिएशन इज नॉट रीडेलीगेटेड। ठीक है, रीअप्रोप्रिएशन का रूल होता है 10, और ये आपके डीएफपीआर के रूल्स हैं। ठीक है, फाइनेंशियल पावर्स विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी रीडेलीगेटेड। अब एक तो आपको ये बोला कि रीडेलीगेटेड किसको नहीं कर सकते, किसको नहीं कर सकते? रीडेलीगेटेड किसको नहीं कर सकते? जो भी बताया था रीअप्रोप्रिएशन को, रूल नंबर 10 के अंदर था। लेकिन जो चीज़ें हैं अगर आप देखोगे तो वेवर ऑफ रिकवरी है और अप्रेजल एंड अप्रूवल ऑफ द स्कीम और प्रोजेक्ट है। ये दोनों की दोनों चीज़ें हैं रूल 15 और 16 के अंदर, जिनको हम रीडेलीगेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 36, जिसके अंदर पूछा जाता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट में ऑथराइज। हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसको ऑथराइज कर सकता है? किसी भी एम्प्लॉय को, गजेटेड ऑफिसर को, प्राइवेट कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर को। तो देखो ये सारे के सारे ऑप्शन आपको देख के लग रहे होंगे, तो डेफिनेटली किसी गजेटेड ऑफिसर को ही ऑथराइज करेगा अपने फाइनेंशियल पावर्स के लिए, डेलीगेशन के लिए। इवन आफ्टर ऑथराइजेशन अ गजेटेड ऑफिसर, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके साथ रहेंगी? डेफिनेटली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ ही रहेंगी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी रहेगी अगर आपने किसी को फर्दर आगे पावर से डेलीगेट की है, और मिनिस्ट्री ने या डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको की है, तो होली रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आप खुद होंगे, यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे। नॉट मोर देन दैट अ गजेटेड ऑफिसर शैल बी डिक्लेयर्ड एज द हेड ऑफ ऑफिस फॉर द सेम एस्टेब्लिशमेंट। कितने से ज़्यादा गजेटेड ऑफिसर्स को आप सेम एस्टेब्लिशमेंट का हेड ऑफ ऑफिस नहीं बना सकते? तो एक से ज़्यादा नहीं बना सकते। ठीक है, तो 1 गजेटेड ऑफिसर ही आपका हेड ऑफ ऑफिस हो सकता है, बस, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। फाइनेंशियल पावर डेलीगेटेड अंडर डीएफपीआर, तो किसको? सारी चीज़ें हैं, जनरल फाइनेंशियल रूल्स भी फॉलो करती हैं, वो सब्सिडी इंस्ट्रक्शंस भी करती हैं, एनेक्शंस भी जो हैं उनको भी फॉलो करते हैं। तो फाइनेंशियल पावर्स की अगर आप बात देखोगे तो जो डेलीगेशन है इनके रूल्स की, वो किसके से सब्जेक्टिव है? जनरल फाइनेंशियल रूल को भी लेके चलते हैं, सब्सिडी इंस्ट्रक्शंस को भी लेके चलते हैं, और एनेक्शंस को भी फॉलो करते हैं। डेलीगेटेड फाइनेंशियल पावर्स में ऑल्सो भी एक्सरसाइज्ड फॉर, किसके लिए एक्सरसाइज कर सकते हो आप? वैलिडेशन ऑफ एक्शंस ऑलरेडी टेकन। ठीक है, फ्यूचर एक्सपेंडिचर के लिए, केवल फ्यूचर एक्सपेंडिचर के लिए थोड़ी करेंगे डेलीगेटेड फाइनेंशियल पावर्स को। ना ऑडिट की ऑब्जेक्शंस के लिए करेंगे, ना पेंशन के केस के लिए करेंगे, वो करेंगे वैलिडेशन ऑफ एक्शन ऑलरेडी टेकन। ठीक है, पावर टू राइट ऑफ लॉसेस आर स्पेसिफाइड बाई, किसको है पावर लॉसेस के लिए? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को है। ये याद रखना, इनमें से ये सारे कैंसिल होंगे इसमें से। बिफोर राइटिंग ऑफ अ लॉस द डिपार्टमेंट शुड, डिपार्टमेंट को क्या कराना पड़ेगा अगर कोई ऐसा लॉस हुआ है? देखो पेटी लॉसेस का हमने एक क्वेश्चन पूछा था, पेटी लॉसेस। तो पेटी लॉसेस आपका रूल नंबर 33 के अंदर था, जीएफआर के अंदर।
जिसमें 10,000 रुपये तक के लॉसेज ऐसे हैं जिनका आपको रिपोर्ट करने की हायर अथॉरिटीज़ को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटे लॉसेज हैं। बट अगर एक बड़े लॉसेज होते हैं तो डिपार्टमेंट को क्या कराना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, सिंपल सी बात है। क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ राइट ऑफ लॉसेज शुड बी सबमिटेड टू, किसको देनी चाहिए, वो इंटीग्रेटेड फाइनेंस डिवीजन। अब जो राइट ऑफ के लॉसेज हैं उनकी इन्फॉर्मेशन किसी डिपार्टमेंट के अंदर या मिनिस्ट्री के अंदर जो इंटरनल फाइनेंस डिवीजन है उसको क्वार्टरली स्टेटमेंट देनी होती है। तो क्वार्टरली होती है 3 मंथ में एक बार, ठीक है, 3 मंथ्स में एक बार, 3 मंथ्स 1 टाइम। तो इस तरह से साल के अंदर कितनी बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा, क्योंकि साल के अंदर कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 होते हैं। डिपार्टमेंट में रीडेलीगेट राइट ऑफ पावर्स लॉस HOD अप टू कितने हज़ार रुपये तक, 5,000 रुपये तक, ठीक है। इसके बाद आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में राइट ऑफ इरिकवरेबल लॉसेज ऑफ पब्लिक मनी ड्यू टू थेफ्ट, फ्रॉड या नेगलिजेंस अप टू 5 लाख। 5 लाख रुपये तक के जो बिना रिकवरी के लॉसेज हैं पब्लिक फंड के, चोरी की वजह से, फ्रॉड की वजह से, ठीक है, तो उनको कितने रुपीज़ तक हैं जो राइट ऑफ कर सकते हैं हम, केवल 5 लाख रुपये तक। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी शुड ऑर्डिनरी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को क्या होना चाहिए, हमेशा इंश्योर्ड होती है। नेवर बी इंश्योर्ड विदाउट प्रीवियस कंसेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। देखो फाइनेंशियल मसले हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के बिना नॉट पॉसिबल, इतना आप याद रखोगे तो सारे के सारे आंसर आप दे पाओगे। रूल 14 बताइए भाई। रूल नंबर 10 आपको पता था रीअप्रोप्रिएशन का था, और रूल 14 किसको डील करता है, इंश्योरेंस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डील करता है, रूल नंबर 14। रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट में बी वेव्ड व्हेन द एम्प्लॉयर, जो ओवर पेमेंट होती है उसको वेव ऑफ आप कब कर सकते हो, जब रीजनेबली बिलीव्ड ही सी वाज इंटाइटल्ड टू द अमाउंट। कब कर सकते हैं, जब ये माना जाए कि वो इसके लिए इंटाइटल्ड है उस अमाउंट के लिए, तभी उतने अमाउंट की ओवर पेमेंट की आप रिकवरी को वेव कर सकते हो। क्लियर। 49 क्वेश्चन यानी कि 30 तो हम देखो आपको लास्ट क्लास में करा चुके थे। अ डिपार्टमेंट में वेव रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट अप टू, कितने रुपए तक की ओवर पेमेंट को आप वेव कर सकते हो, 2 लाख रुपए तक की। वेवर ऑफ द रिकवरी एक्सीडिंग 2 लाख, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री से आपने कंकरेंस बनानी पड़ेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि जो वेवर है 2 लाख रुपये तक का तो हम खुद कर देते, ये है 2 लाख रुपये से ज़्यादा, तो आपकी जो है अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखो 20 क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में जो हमने आपको ये फाइनेंशियल पावर्स के हमने कर दिए हैं। इसके बाद कुछ दूसरा टॉपिक है जिस टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे और वापस से फिर DFPR रूल्स पे आ जाएंगे हम। ठीक है, अब बच्चों आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके RTI एक्ट से लिए गए हैं। RTI एक्ट आपको पता है 2005 के अंदर आया था, और लास्ट क्लास में भी हमने 30 क्वेश्चंस हैं जो RTI के आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। 31 से देखेंगे तो पेनल्टी का प्रोविजन बताइए कौन से रूल के अंदर है, तो सेक्शन 20 के अंदर है। सेक्शन 20 ऑफ RTI एक्ट 2005 के अंदर आता है आपका पेनल्टी प्रोविजन। मैक्सिमम पेनल्टी PIO पे, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर पे कितने रुपये तक की मैक्सिमम पेनल्टी है जो हो सकती है। ठीक है, तो मैक्सिमम पेनल्टी बच्चों कितनी होगी, ये होगी आपकी 25,000 रुपये, 25,000 रुपीज़ मैक्सिमम पेनल्टी ऑन PIO। इसके बाद देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें डेली पेनल्टी की बात की जाएगी RTI के अंदर। तो डेली पेनल्टी जो होती है 250 रुपये पर डे होती है। ठीक है, 250 रुपीज़ पर डे। अगर आपको कोई पेनल्टी लगी है इन्फॉर्मेशन ना देने पे, तो पर डे 250 रुपये की पेनल्टी है जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर पर लगने वाली है। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ इज़ अंडर, बताइए जो प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, ये आपका सेक्शन 21 के अंदर डिस्कस किया जाता है कि भाई जो गुड फेथ में अगर कोई एक्शंस लिए जाते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए सेक्शन नंबर 21। RTI का एक्ट ओवरराइड करता है, किसको ओवरराइड करता है RTI का एक्ट, ये बात करता है आपकी इस चीज़ की, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, क्योंकि सबसे पहले यही एक्ट हुआ करता था 1923। तो जब से RTI आया 2005 तो इसके परव्यू बढ़ गया है, और 1923 के जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसको इसने ओवरराइड कर दिया है। ओवरराइड करने का मतलब क्या हुआ, ये इसको स्टॉप कर दिया एक तरह से, और RTI है जो अब आपका विद इफेक्ट हो गया है, चलो इफेक्टिव हो गया है। बार ऑफ जुरिडिक्शंस ऑफ कोर्ट इज़ अंडर, बताइए जुडिक्शंस ऑफ कोर्ट इज़ अंडर, तो ये सेक्शन 23 के अंदर डिस्कस की जाती है। अब इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस को एग्जेम्प्ट किया जाता है कि देखो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन से डाटा मांगोगे 10 साल के अंदर कहाँ पे आपने इंटेल ऑपरेशन चलाई, इस तरह की चीज़ें पूछोगे तो ये तो देश की सिक्योरिटी का सवाल होगा, तो ये थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को एग्जेम्पशन में डाला जाता है। ठीक है, किस में डाला जाता है, एग्जेम्पशन में। लेकिन अगर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन की एग्जेम्पशन हो तो सेक्शन नंबर 24 है जो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 24 के अंदर पढ़ते हैं हम इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जेम्पशन के बारे में। करप्शन एलिगेशंस अगेंस्ट एग्जेम्प्ट ऑर्गेनाइजेशन, देखो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जेम्प्टेड है, अब उनके खिलाफ आपने करप्शन के केसेस हैं जो एलिगेशन है लगाने हैं, तो कैसे लगा पाओगे बताओ, तो कांट बी डिस्क्लोज, तो फिर भी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ह्यूमन राइट वायलेशन इन्फॉर्मेशन है, अब फ्रॉम एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन शुड बी गिवन विद इन, अगर ह्यूमन राइट का कहीं ना कहीं वायलेशन हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन को भी देनी पड़ेगी 45 दिन के अंदर।
ठीक है, या 30 दिन नहीं होता, ये 45 दिन हो जाता है। एनुअल मॉनिटरिंग रिपोर्ट बताइए जी कब आती है, सेक्शन 25 के अंदर हम देते हैं एनुअल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, दैट इज AMR, एनुअल मॉनिटरिंग रिपोर्ट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शुड प्रिपेयर प्रोग्राम अंडर सेक्शन 26। ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है बच्चों, अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट हो जाती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंटर की बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज यूनियन गवर्नमेंट हो जाती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और अगर बात करेंगे यूनियन टेरिटरी की तो दैट इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो पावर ऑफ अप्रोप्रिएशन बताइए आप, सेक्शन नंबर 27 के अंदर आ जाता है आपको। कंपिटेंट अथॉरिटी मेक रूल अंडर, कंपिटेंट अथॉरिटी किसके अंदर रूल बनाती है, सेक्शन 28 के अंदर रूल बनाती है। रूल्स आर लेड बिफोर पार्लियामेंट अंडर, रूल बताइए किसके अंदर ले डाउन किए जाते हैं पार्लियामेंट में, सेक्शन 29 के अंदर। पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज इज अंडर, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज वो सेक्शन 30 के अंदर आपकी है आपकी, ठीक है। एन एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, कोई एप्लीकेंट है बिलो पॉवर्टी लाइन है तो इसका मतलब क्या है, उससे फीस नहीं ली जाएगी। वैसे RTI की फीस कितनी होती है, 10 रुपीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि ये आपसे ऑप्शन पूछा जाता है जब आप RTI फाइल करते हो कि आर यू मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, तो अगर आपने येस किया तो आपके पैसे नहीं लगेंगे, प्रूफ होना चाहिए उस चीज़ का, बाकी आपको 10 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। इफ़ इन्फॉर्मेशन इज डिलेड बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, तो क्या होगा भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम एन RTI एप्लीकेंट, RTI एप्लीकेंट के कॉन्टेक्ट डिटेल मिल जानी चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन क्या मांगी होनी चाहिए, कारण नहीं पूछा जाना चाहिए कि भाई आपने ये इन्फॉर्मेशन क्यों पूछी, ठीक है, ये नहीं पूछना आपने कि क्यों पता करना है आपने। इन्फॉर्मेशन ऑर्डिनरीली शुड बी सप्लाइड, किस में देनी चाहिए, इन द फॉर्म शॉट बाय द एप्लीकेंट, जैसा एप्लीकेंट को चाहिए, अगर एप्लीकेंट को चाहिए जिस वे में चाहिए उस वे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। विच एक्ट अमेंडेड द RTI एक्ट इन रिलेशन टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन 2023, तो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे दोबारा से। विच एक्ट अमेंडेड द RTI एक्ट, किस एक्ट ने RTI एक्ट को अमेंड किया, किसकी वजह से, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के वे में, क्योंकि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसका कोई 2023 में कुछ था, उसमें क्या है चेंजेस किए हैं, तो उसको बनाया गया है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ठीक है, तो ये अमेंड हो चुका है आपका। तो बच्चों 20 क्वेश्चंस, और इससे पहले हमने कितने किए, 20 क्वेश्चंस, टोटल 40 क्वेश्चंस अभी तक आपको करा चुके हैं। ये आपके फाइनेंशियल पावर से थे पहले वाले क्वेश्चंस, और आपके वाले जो क्वेश्चन है वो आपका RTI के सेक्शन से पूछे गए हैं। तो डिफरेंट सेक्शन से और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के मैनुअल से, और मैनुअल क्या कहता है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का मैनुअल है ऑफिस प्रोसीजर्स का। तो ये क्वेश्चंस आपके ऑफिस प्रोसीजर को लेके हैं। CSMOP की कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो ये आपने याद करना है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स, और जो लेटेस्ट एडिशन है वो हमारे पास 2022 है, कितना है 2022। विच डिपार्टमेंट इश्यूज CSMOP, अब CSMOP बनाता कौन है, याद रख लेना, DARPG, इसकी भी फुल फॉर्म पूछी गई है कई बार, DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है। DARPG वो डिपार्टमेंट है जो आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स को बनाता है। इसके बाद बात आएगी कौन सा एडिशन है जो हम पढ़ रहे हैं, 2022 का 16th एडिशन है, ठीक है, 2022 का 16th एडिशन है जो हम पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ CSMOP, CSMOP का मेन ऑब्जेक्टिव बताइए, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड स्पीडी डिस्पर्सल ऑफ गवर्नमेंट वर्क, ठीक है, एफिशिएंटली काम हो, ट्रांसपेरेंसी में काम हो और जल्दी से काम हो जो गवर्नमेंट के काम हैं, इसके लिए CSMOP बनाया जाता है। सबसे पहले जो CSMOP आपका पब्लिश हुआ वो 1955 के अंदर पब्लिश हुआ, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड किसी मिनिस्ट्री का कौन होता है, जैसे हम बात करेंगे एम्स के बारे में, तो एम्स किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कौन, हेड कौन होगा, वो सेक्रेटरी होगा, ना कि मिनिस्टर होगा, ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के काम सेक्रेटरी ने ही देखने होते हैं। चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी बताइए भाई किसी मिनिस्ट्री की, वो भी सेक्रेटरी होएगा। हु हेड अ विंग, विंग को हेड कौन करेगा, या तो जॉइंट सेक्रेटरी होगा, या एडिशनल सेक्रेटरी होगा, या स्पेशल सेक्रेटरी होगा। डिवीजन का हेड कौन होता है, डेप्यूटी सेक्रेटरी होगा या डायरेक्टर होगा। ब्रांच का कौन होगा, अंडर सेक्रेटरी। लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है सेक्शन, सुपरवाइजर सेक्शन दैट इज सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम, सेक्शन है तो सेक्शन का सेक्शन ऑफिसर, उसके बाद ब्रांच आ जाएगी आपकी, तो ब्रांच को कौन डील करेगा, अंडर सेक्रेटरी, फिर आपका डिवीजन आ जाएगा, उसको डेप्यूटी सेक्रेटरी, फिर विंग आ जाएगा, इसको जॉइंट सेक्रेटरी, और फिर आ जाएगी मिनिस्ट्री मेन, उसको कौन करेगा, सेक्रेटरी करेगा। डीलिंग एंड बताइए बच्चों कौन होता है, डीलिंग एंड का क्या मतलब है, डीलिंग एंड होते हैं आपके सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट या ASO, ठीक है, ASO या SSA, या लिखने में आप LDC भी लिख सकते हो, दैट इज JSA, ठीक है।
डेस्क ऑफिसर का काम बताइए, इंडिपेंडेंटली एग्जामाइन एंड डिस्पोजल ऑफ द केसेस, इसका काम है। डाक का मतलब क्या है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन रिसीव्ड इन ऑफिस। डाक कब रिसीव होती है, सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट के अंदर रिसीव होती है। तो CRU की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट है CRU की फुल फॉर्म, ठीक है, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट। कौन सी डाक सबसे पहले देनी होती है, अर्जेंट। कौन सी डाक देनी होती है सबसे पहले, अर्जेंट। और ऑर्डिनरी डाक को बच्चों कौन खोलता है, CRU या IFC। जो फैसिलिटेशन काउंटर्स होते हैं, रिसेप्शंस होते हैं, इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन, वो ओपन करेंगे या तो ऑर्डिनरी डाक को या सेंट्रल रजिस्ट्री जो यूनिट है वो करेंगे। तो कुल मिला के ये मेन वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी डाक रिसीव होती है। हु ओपन कॉन्फिडेंशियल डाक, कॉन्फिडेंशियल डाक को कौन खोलेगा, जो ऑथराइज ऑफिसर होगा, या तो वो खोलेगा जिसको एड्रेस है, अब जिसका एड्रेस डाला है तो वो खोलेगा या कोई ऑथराइज ऑफिसर खोलेगा। पर्पज बताइए डाक के रजिस्ट्रेशन का क्या है, ताकि अकाउंटेबिलिटी रहे और ट्रैकिंग बनी रहे। व्हेन शुड डाक बी रजिस्टर्ड, डाक को कब रजिस्टर किया जाता है, एट द एंट्री लेवल, ठीक है। सबसे पहले डाक आएगा तो एट द एंट्री लेवल उसको रजिस्टर करना है। व्हाट इज़ अ फाइल, फाइल क्या होती है, अ कलेक्शन ऑफ पेपर्स ऑन वन सब्जेक्ट, एक टॉपिक के ऊपर आपने पेपर्स कलेक्ट किए और उस पेपर का कलेक्शन फाइल हो जाएगा। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, सिस्टमेटिक हैंडलिंग ऑफ ऑफिशियल फाइल, ऑफिशियल फाइल्स की सिस्टमेटिक हैंडलिंग को फाइल मैनेजमेंट बोलते हैं। फाइल का मतलब होगा कलेक्शन ऑफ पेपर्स। डॉकेटिंग बड़ा पूछा जाता है, डॉकेटिंग का मतलब होगा रिकॉर्ड रेफरेंस, कौन सी चीज़ कहाँ पे लगी है, इसको रिकॉर्ड रेफरेंसिंग बोलते हैं, इसी प्रोसेस को डॉकेटिंग बोलते हैं। व्हाट इज़ रेफरेंसिंग, आ गया ना अब आपका रेफरेंसिंग। चलो रेफरेंसिंग क्या होता है बच्चों, लिंकिंग रिलेटेड पेपर्स एंड फाइल्स। पार्ट फाइल कौन सी होगी, एक टेम्परेरी फाइल ओपन फॉर अर्जेंट प्रोसेसिंग। देखो मेन फाइल आपकी प्रोसेसिंग में है, उससे संबंधित कोई और काम है जो करना है तो उसके लिए एक दूसरी फाइल ओपन की जाएगी जिसको पार्ट फाइल बोलेंगे, और उसके अंदर मेंशन होगा कि जो मेन फाइल है हमारी वो फलानी फलानी जगह पे अंडर प्रोसेसिंग है, तो इसको पार्ट फाइल बोलते हैं। फाइल रजिस्टर क्या होगा, एक ऐसा रजिस्टर जो आपकी कौन कौन सी फाइलें ओपन हुई उनके डिटेल्स को बताता है आपको। फाइल मूवमेंट रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर रिकॉर्डिंग मूवमेंट ऑफ अ फाइल। फाइल मूवमेंट रजिस्टर किसको बोलते हैं, रजिस्टर रिकॉर्डिंग मूवमेंट ऑफ फाइल, दैट इज फाइल मूवमेंट रजिस्टर, ठीक है। नोटिंग क्या होती है बच्चों, नोटिंग का मतलब होगा रिकॉर्डिंग फैक्ट्स एंड सजेशंस ऑन अ फाइल, रिकॉर्डिंग फैक्ट्स एंड सजेशंस ऑन अ फाइल उसको बोलेंगे नोटिंग, और उन फैक्ट एंड सजेशंस को अप्रूव कराना ही नोटिंग का काम होता है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स के क्वेश्चंस को। रूल नंबर 16 में क्या पूछा जाता है आपसे, एक्सपेंडिचर ऑन स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स। स्कीम्स कौन सी होती हैं, जैसे कि आपकी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, दैट इज़ PMSSY, ठीक है, जिसके अंडर डिफरेंट आप देखोगे एम्स हैं जो बनाए गए हैं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। तो इस तरह के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनकी डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स किसको है, वो रूल नंबर 16 है जो बच्चों आपका डील करता है, ठीक है। रूल नंबर 16 वो उस चीज़ को डील करता है आपका। अ डिपार्टमेंट में सैंक्शन एक्सपेंडिचर ऑन अ स्कीम आफ्टर, किसके बाद आप करोगे, तो डेफिनेटली अप्रूवल ऑफ द आउटले ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी। और कंपिटेंट अथॉरिटी कौन होता है इस केस में, जो आपके स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटियाँ होती हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती हैं, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ही सैंक्शन करती है एक्सपेंडिचर्स ऑन अ स्कीम ओनली, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं पावर ऑफ अप्रेजल एंड अप्रूवल ऑफ द स्कीम। अब जो पावर है अप्रेजल की और अप्रूवल स्कीम को अप्रूव कराने की, अब आपने कोई स्कीम ही जो एक तो फाइनेंशियली उसको अप्रूव कराना है, एक ये है कि स्कीम को ही अप्रूव कराना है, तो कौन कराएगा, ठीक है, तो उसके लिए डेलीगेटेड नहीं होती है वो, तो शैल नॉट बी डेलीगेटेड। इसके बाद देखते हैं एक्सपेंडिचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट इन सेपरेटली लिंक विद अ स्कीम शैल फॉलो। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है एक्सपेंडिचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स इनसेपरेबली लिंक्ड विद अ स्कीम शैल फॉलो। देखो अगर किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट पे अगर वो इनसेपरेबली लिंक है स्कीम से, एक तो होता है सेपरेबली, एक होता है इनसेपरेबली, तो अगर वो इनसेपरेबली लिंक है उन स्कीम से, फिर भी क्या होगा, फाइनेंशियल लिमिट्स जो भी हैं उनकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। फाइनेंशियल लिमिट्स प्रेस्क्राइब फॉर द स्कीम या प्रोजेक्ट अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी, आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो भले ही इनसेपरेबली लिंक हो, लेकिन अगर उस प्रोजेक्ट से लिंक है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। डिपार्टमेंट है फुल पावर्स टू सैंक्शन, डिपार्टमेंट को बताइए भाई क्या पावर होती है, ग्रांट इन एड, स्कॉलरशिप एंड लोन्स, तीन तरह की फैसिलिटीज़ हैं। ये ग्रांट इन एड है,
जिनके थ्रू जैसे आपके एम्स हैं, या अब जैसे एम्स के अंदर कोई चीज़ है, ठीक है, कोई न्यू बिल्डिंग है अगर वो बननी है, तो उसके लिए जो फंड है वो कहाँ से आएगा? ग्रांट इन एड से आएगा। स्कॉलरशिप ये अलग चीज़ हो जाएगी, लोन है ये अलग चीज़ हो जाएगी। तो डिपार्टमेंट को पूरी की पूरी पावर्स होती है इनको सेंक्शन करने की, ठीक है। ग्रांट इन एड शुड बी, अब ग्रांट इन एड के बारे में बात कर लेते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द रूल प्रेस्क्राइब विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो बात हमने आपको बताई कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के कंसल्टेशन में ही इनको अप्रूव किया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट लोन शैल बी फिक्स्ड विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ, अब लोन जो गवर्नमेंट का लोन है दिया है वो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री तय करेगी कि उसकी लोन की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। परसेंटेज का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए। रूल 18 किसकी बात करता है बच्चों? अभी 18 किसका है? रूल 18 ऑफ DFPR, DFPR के जो रूल्स हैं उनमें ट्रेडिंग ऑपरेशन के बारे में बात करता है रूल नंबर 18। प्रपोजल फॉर परचेज ऑफ कमोडिटीज मेंट फॉर सेल टू द पब्लिक शैल नॉर्मली रिक्वायर कंकरेंस ऑफ, प्रपोजल फॉर परचेज ऑफ कमोडिटीज़, बताइए अगर उनको सेल करना है आपने पब्लिकली तो नॉर्मली उनकी कंकरेंस किसके साथ होनी चाहिए? फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ होनी चाहिए। अब आपको थोड़ा सा इच्छा लग रहा होगा कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का ही है सारा लेना देना। फाइनेंस मिनिस्ट्री की कंकरेंस नॉट रिक्वायर्ड अगर रूल 18 में जो वैल्यू है वो 25 करोड़ से बिलो है, क्योंकि 25 करोड़ से बिलो की जो कंकरेंस है उसमें आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रूल 19 बताइए भाई किसको डील करता है? ये करता है डिसमेंटलमेंट ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स, ठीक है। पब्लिक की जो बिल्डिंग्स हैं, सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं उनके डिसमेंटलमेंट के बारे में बात करता है रूल नंबर 19। पब्लिक की बिल्डिंग है उनको डिसमेंटल किया जा सकता है किन की कंकरेंस पे? फाइनेंशियल एडवाइज़र की, क्योंकि देखो सारा का सारा लेना देना इसमें फाइनेंस का है। अ पब्लिक बिल्डिंग शैल नॉट बी डिसमेंटल्ड, कब तक उनको डिसमेंटल नहीं किया जाता? जब तक, अब देखो तो ये कहेगा कि 20 साल से ऊपर होनी चाहिए। नॉट रिक्वायर्ड बाई अनदर डिपार्टमेंट, यस इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाई एनी अदर डिपार्टमेंट, जब तक किसी डिपार्टमेंट के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है तब तक आप उसको डिसमेंटल नहीं कर सकते। जब वो ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, अगर वो नॉट रिक्वायर्ड है, ठीक है, मतलब अगर वो डिपार्टमेंट खुद नहीं बोलता है कि इसको डिसमेंटल करना चाहिए तब तक वो डिसमेंटल नहीं होती है। पब्लिक बिल्डिंग में भी डिमोलिश्ड, अब उसको डिमोलिश करना है पब्लिक बिल्डिंग को, ठीक है। कब? इफ़ इट इज़ स्ट्रक्चरली डेंजरस, वो बिल्डिंग है बट पुरानी है, नुकसान कर सकती है, बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर है, रिपेयर भी नहीं हो सकता, या होगा रिपेयर तो बहुत महंगा होगा, है ना। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ मोर इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग, या किसी दूसरी बिल्डिंग के लिए वहाँ पे उसको रिक्वायरमेंट है कि भाई पहले उसको डिमोलिश करेंगे और फिर यहाँ पे नई बिल्डिंग बनाएंगे। तो ये सारे के सारे चीज़ें हैं आपकी। कंडेम्ड पब्लिक बिल्डिंग शुड नॉर्मली डिस्पोज्ड ऑफ थ्रू, कैसे डिस्पोज करना है उनको? पब्लिक ऑक्शन होगी, ठीक है। प्योरली टेम्परेरीली स्ट्रक्चर मींट वन हैविंग अ लाइफ ऑफ, इसका मतलब है देखो अगर कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया है तो इसका मतलब सीधा सीधा है बच्चों उसकी लाइफ 2 साल से ज़्यादा नहीं होगी, ये बात याद रखना आप लोग। रूल 20 बताइए किससे डील करता है? कम्युनिकेशन ऑफ सैंक्शंस टू ऑडिट, अब ऑडिट की इंटरफेरेंस है जो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री कंकरेंस कब रिक्वायर्ड होती है? जब सैंक्शन शुड बी कम्युनिकेटेड बाई, कौन कम्युनिकेट करता है? जो डिपार्टमेंट उससे संबंधित है, ठीक है। सैंक्शन इशूड विद इंटरनल या इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइज़र कंसल्टेशन शुड मेंशन, अगर कोई सैंक्शन लेनी है आपने इंटरनली अपने इंटीग्रेटेड जो फाइनेंशियल एडवाइज़र से, अगर जैसे मान लो एक एम्स है, एम्स के अंदर एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है, तो उसको जो कंसल्टेशन है वो किससे के साथ में करनी पड़ेगी? उसको कंसल्टेशन करनी पड़ेगी यूओ नोट के द्वारा, ठीक है। फाइनेंशियल एडवाइस लेनी पड़ेगी, ठीक है, बाई डीवाई नंबर, डायरी नंबर या यूओ नोट का नंबर, ये इससे फाइनेंशियल एडवाइज़र को जो है अप्रूवल लेनी पड़ेगी। रूल 21 क्या रिपील करता है? DFPR 1971, DFPR 1971 रिपील हो जाते हैं और नए वाले जो रूल हैं उनको नाम दे दिया जाता है DFPR 2024, ठीक है। एक्शंस टेकन अंडर DFPR 1978 बिफोर कमेंसमेंट ऑफ DFPR 2024, क्या एक्शन लिया गया? कंटिन्यू टू रिमेन ऑपरेटिव अनलेस रिवोक, क्योंकि उनको रिवोक कर दिया गया, जब तक वो रिवोक नहीं हुई तब तक तो ये चले, लेकिन जब से ये मतलब जब तक ये लागू नहीं हुए 2024 वाले तब तक तो ये चले, लेकिन उसके बाद वो रिवोक हो गए थे। DFPR 2024 डू नॉट अप्लाई टू, किस पे अप्लाई नहीं होता? ना तो रेलवे पे अप्लाई होता बच्चों, ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे होता,
ना डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी पे होता, क्योंकि उनके अपने फाइनेंशियल सैंक्शंस होती हैं। विच डिपार्टमेंट इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ DFPR 2024? किस डिपार्टमेंट को हटाया गया है भाई? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, हम इनका सबका बजट होता है, फाइनेंशियल पावर होती है, लेकिन टेली कम्युनिकेशन को इसके परव्यू से हटा दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव अब्रॉड डिटरमाइन देयर फाइनेंशियल पावर अकॉर्डिंग टू? किसके हिसाब से बात करते हैं गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव विदेश में जाके? अगर फाइनेंशियल पावर्स की बात की जाए तो वो करेंगे सेपरेट रूल्स ऑर्डर्स इशूड इन कंसल्टेशन विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ में जो भी कंसल्टेशन होती है उसके लिए सेपरेट रूल है या ऑर्डर है वो इशू कर दिए जाते हैं एबरड के लिए। द मिनिस्ट्री इज एक्सक्लूडेड, अब जो मिनिस्ट्री इसके परव्यू में नहीं आती, ठीक है, लेकिन उनको कौन से रूल पे फॉलो करना पड़ता है? उनको प्राइमरी यूनिट्स ऑफ एप्रोप्रिएशन फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, इनकी तो हम बात ही नहीं करते हैं। देखो बच्चों, रिक्रूटमेंट रूल की तो हम बात ही नहीं करते हैं, ना हम पेंशन की बात करें, ना रिक्वायरमेंट पोर्टल की बात करें। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपका प्राइमरी यूनिट्स ऑफ एप्रोप्रिएशन के लिए। क्यों? क्योंकि उन मिनिस्ट्रीज़ को जिनको एक्सक्लूड किया गया है DFPR 2024 से, उनको ये फॉलो करने पड़ेंगे। कौन से? प्राइमरी यूनिट्स ऑफ एप्रोप्रिएशंस। प्रोजेक्ट अंडर DFPR जनरली इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व करते हैं जनरली? वन टाइम एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग इन क्रिएशन ऑफ एसेट और इकोनॉमिक रिटर्न्स। एक बार का एक्सपेंडिचर होगा, बिल्डिंग बन के तैयार होगी और फिर वो आपके लिए एसेट बन जाएगी, इकोनॉमिकली उससे आपको बेनिफिट मिलते रहेंगे। ये होता है प्रोजेक्ट का मतलब। ठीक है, जैसे जैसे किसी इंस्टीट्यूट के अंदर आपने एक डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया अलग से, और उस डायग्नोस्टिक सेंटर से क्या है, जो गवर्नमेंट को पेमेंट रिसीव होगी उस बिल्डिंग के बाद में, तो वो क्या है, वो इकोनॉमिक रिटर्न्स में मिलेगा। ठीक है, उस चीज़ का बेनिफिट बाद में मिलेगा। स्कीम्स का क्या मतलब होता है इसके अंदर? स्कीम्स का यहाँ पे मतलब होता है स्पेंड रिसोर्सेज फॉर डिलीवरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, स्कीम का मतलब हुआ ऐसे रिसोर्सेज पे खर्चा करना जिनकी वजह से जो गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसपोर्टेशन हो, ठीक है, फैसिलिटीज़ हैं जो डिलीवर हो। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मस्ट नॉट बिलो द रैंक हो, बिल्कुल याद कर लेना इसको। डेप्यूटी सेक्रेटरी से बिलो रैंक का पर्सन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं बन सकता। हेड ऑफ ऑफिस मस्ट बी, अब हेड ऑफ ऑफिस गजेटेड ऑफिसर होना ही चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। नो रीअप्रोप्रिएशन कैन बी मेड फ्रॉम कैपिटल सेक्शन टू रेवेन्यू सेक्शन, नो अप्रोप्रिएशन। ठीक है, पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। रीअप्रोप्रिएशन फ्रॉम एन अप्रोप्रिएशन ऑलरेडी ऑगमेंटेड थ्रू सप्लीमेंट्री डिमांड्स, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? बिल्कुल अलाउड होगा, बट FA की अप्रूवल, सॉरी नॉट अलाउड, ये हमें गलत हो गया थोड़ा सा, वो आपका अलाउड नहीं होता है। अभी हमें ऐसे लग रहा है ये क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं शायद। नो रीअप्रोप्रिएशन कैन बी मेड फ्रॉम सेविंग अंडर एन एक्टिविटी फॉर विच कंटीजेंसी फंड एडवांस हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। देखो, इनके लिए रीअप्रोप्रिएशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिनके लिए आपने ऑलरेडी कंटीजेंसी फंड से एडवांस लिया गया है। कंटीजेंसी का मतलब होता है अचानक से अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए नो अप्रोप्रिएशन है। ठीक है, हाँ, नो रीअप्रोप्रिएशन। रीअप्रोप्रिएशन अगर सैलरी टू सैलरी की जाती है बच्चों, तो क्या वो परमिटेड होती है? बिल्कुल परमिटेड होती है, लेकिन उसको परमिट कौन करता है? चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी करती है। मिनिस्ट्रीज आर रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज रीअप्रोप्रिएशन पावर्स इन कंसल्टेशन विद, किसके साथ में? फाइनेंशियल एडवाइज़र के, क्योंकि फाइनेंशियल पावर फाइनेंशियल एडवाइज़र के बिना नहीं होगी। नो रीअप्रोप्रिएशन से नॉर्मली भी मेड ड्यूरिंग, किस क्वार्टर में रीअप्रोप्रिएशन नहीं हो सकती? फर्स्ट क्वार्टर में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। डेलीगेशन पावर्स फॉर रीअप्रोप्रिएशन अंडर एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस इज अप टू, ये होता है बच्चों आपका 2 करोड़ तक। ठीक है, रीअप्रोप्रिएशन अंडर एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, ऑफिस के खर्चे के लिए अगर रीअप्रोप्रिएशन करना है तो उसकी डेलीगेटेड पावर आपकी 2 करोड़ तक होती है। ठीक है, तो टोटल देखो करीब करीब हो सकता है, अभी तक हम अराउंड 100 क्वेश्चन तो आपको करा चुके हैं, 100 MCQs डेफिनेटली हम आपको करा चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस देखने के बाद एक चीज़ तो लगती होगी आपको कि वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव है, आप उसको लाइक कर सकते हो। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो कोर्स परचेज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्टिव जो क्लासेस हैं ये सबके लिए हेल्पफुल रहती हैं, तो आप इनको शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में। डेलीगेटेड पावर्स फॉर रीअप्रोप्रिएशन अंडर माइनर वर्क, बताइए कितना होता है? ये 5 करोड़ तक होता है।
ठीक है, 5 करोड़ तक होता है माइनर का। नॉन इस्टेब्लिशमेंट के एक्सपेंडिचर की डेलीगेशन पावर हो जाती है 15 करोड़ तक। ठीक है, याद रखना, थोड़ा सा 1-2 बार में आपको याद हो जाएगा। रीअप्रोप्रिएशन अगर आप करते हो तो वो एक बजट के प्रोविज़न में इंक्रीज हो जाती है, बट इससे ज़्यादा और 100 करोड़ मस्ट बी रिपोर्टेड टू पार्लियामेंट। सोचना इस बात को, अगर 100 करोड़ तक की रीअप्रोप्रिएशन है या ऐसी रीअप्रोप्रिएशन है जो आपके बजट को बढ़ाती है, तो वो आपको पार्लियामेंट को रिपोर्ट करना है। लेकिन बजट के प्रोविज़न, ये बीई, यहाँ से समझना इस बात को, बीई, एक बात आपको क्लियर कर देते हैं, एक आरबीई होता है। बीई का मतलब होता है बच्चों बजट एस्टिमेट, बजट एस्टिमेट, और आरबी का मतलब होता है रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट। तो बजट एस्टिमेट का कितने प्रतिशत तक आपको अगर होगा तो पार्लियामेंट को रिपोर्ट करना है, तो इसका आंसर है आपका 20%। तो टोटल जैसे बजट है आपका 100 करोड़ का, ठीक है, और रीअप्रोप्रिएशन हो जाती है आपकी 20% से ज़्यादा, तो मान लेते हैं हम 20% से ज़्यादा 21 करोड़ अगर हो जाती है रीअप्रोप्रिएशन में, तो आपको पार्लियामेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। रीअप्रोप्रिएशन अगर नॉन फंक्शनल एनईआर का कोई हेड है और फंक्शनल हेड को जानी है तो किसकी परमिशन चाहिए? सेक्रेटरी की चाहिए उस मिनिस्ट्री के। अंडर राइट ऑफ पावर्स में बताना है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन राइट ऑफ लॉसेज ऑफ रेवेन्यू अदर देन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू को छोड़कर और डिपार्टमेंट के अगर राइट ऑफ करने हो आपको लॉसेज, तो कितने तक के लॉसेस को कर सकते हैं? तो ये होगा बच्चों 5 लाख तक। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन बताइए, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं यूटी के, वो कितने तक के लॉसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं? तो ये नोट करने पड़ेंगे आपको। 2 लाख यूटी के लिए बच्चों 2 लाख हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हैज़ नो पावर्स, लिमिटेड पावर्स, फुल पावर्स टू राइट ऑफ इरिकवरेबल रेवेन्यूज़। क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को तभी हमने एक्सक्लूड किया था, ऐसा नहीं है इनकी लिमिट है 1 लाख 2 लाख 5 लाख, ये तो कितने भी इरिकवरेबल रेवेन्यू को राइट ऑफ करा सकते हैं। हैवी कमर्शियल व्हीकल्स बोलते हैं HCV, उनको अगर कंडम कराना है तो किसके बाद कंडम कराना पड़ेगा? 4 लाख किलोमीटर के बाद, या 10 साल जो पहले हो जाए, जो बाद में हो, सॉरी, ठीक है, या तो व्हीकल को 10 साल हो जाए, हैवी व्हीकल को, बड़े व्हीकल को, या हो जाए वो 4 लाख किलोमीटर चल गया हो। तो जो आपकी चीज़ बाद में होगी उसके हिसाब से आप उसको कंडम करा सकते हो। अब लाइट कमर्शियल व्हीकल की आ जाती है बात, तो 1.5 लाख किलोमीटर हो या 6.5 साल हो। ठीक है, मोटरसाइकिल का अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर 1,20,000 किलोमीटर होगा या 7 साल होगा। अब देखो ऐसा तो है नहीं 7 साल के बाद चलने को, तो ये 15 साल भी चलता है, बट अगर कहीं ना कहीं पे रूल है तो आप अपने पेपर के लिए पढ़ के रखो बस। ऑब्जेक्ट हेड का कोड बताना है आपने सैलरी के लिए, तो सैलरी के लिए ऑब्जेक्ट हेड का कोड है बच्चों आपका 1। ठीक है, क्योंकि सैलरी होती है नंबर 1। ठीक है, सैलरी के लिए तो हम लोग पढ़ाई करते हैं, ये वो नंबर 1 हो जाएगा। और वेजेस के लिए अगर बात करेंगे तो सैलरी के बाद में वेज बोला जाता है ना, इसलिए इसको नंबर 2 दिया है वेज को, वेज है आपका नंबर 2 पे। और पेंशनरी चार्जेस के लिए आपका 4 पे आ जाएगा, और ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं तो ये 13 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, ऑफिस के जो एक्सपेंसेस हैं इसके लिए होगा आपका ये कोड। कौन से कोड होते हैं बच्चों? ये ऑब्जेक्ट हेड के कोड होते हैं। शुरू में हमने आपको 3-4 कोडों के बारे में बताया था लास्ट क्लास के अंदर। तो देखो जितना आज के लिए पॉसिबल था वो हम करा चुके हैं आपके लिए। बाकी फर्दर और सेक्शंस जो कवर अभी तक नहीं किए हैं उनके भी MCQs आपको आने वाले इंटेंस रिवीजन क्लासेस के अंदर देखने को मिलते रहेंगे। अब आपको ना क्लास नंबर 1 मिलेगी ना क्लास नंबर 2 मिलेगी, तो जो मिला है अभी आपको उसको आप रिवाइज दोबारा से कर सकते हैं, क्योंकि बाद में ये वीडियोस केवल हमारे मेंबर्स के लिए अवेलेबल रहती हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास के साथ। पढ़ते रहिए, बिल्कुल जी जान लगा के पढ़ना है आप लोगों ने, और अपने ऊपर उस बिलीफ से काम करना है, उस फेथ में रह के काम करना है या मेहनत करनी है कि जितना आपने पढ़ा है वो सफिशेंट है, और उसके अंदर से ही पेपर में एक सवाल हैं जो पूछे जाने हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं उनको आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।